Hello students, welcome back to Economics Pulse. My name is Anjali Gundal and I will be teaching you economics. आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आइसोक्वांट कर्व, आइसो कॉस्ट लाइन एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में ही एक छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसको हम आज मर्ज करके जो है हम एक ही क्लास में जो है वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इसमें हम सारी इसके एजम्पशंस एंड एवरीथिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके एजम्पशंस, इनके मैप, सब चीज़ों के बारे में, इनके स्केड्यूल, सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइसोक्वांट कर्व बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो है हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है दो फैक्टर्स के डिफरेंट हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 2 फैक्टर इनपुट्स के जो है हम यूज़ करते हैं इस तरीके से कि हमें जो है सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट मिले। यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो 2 फैक्टर इनपुट्स, जैसे हमने मेजरली हम क्या लेते हैं, लेबर एंड कैपिटल, हम यही लेते हैं। तो आइसोक्वांट कर्व बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कर्व विच शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है 2 फैक्टर इनपुट्स के, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, विच यील्ड्स द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसका जो भी हमारे इनपुट्स जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने कॉम्बिनेशन हमने यूज़ करने हैं, मिला के हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो सबका सेम ही होगा। हर एक कॉम्बिनेशन का हमारा आउटपुट सेम होगा। कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। तो आइसोक्वांट कर्व को जो है डिफरेंट नेम से भी जो है वो जाना जाता है। जैसे अगर कई बार ऐसा होता है आइसोक्वांट की कर्व की जगह हम कोई और नाम इसको बोल लें, तो यहाँ पे जो है इक्वल प्रोडक्शन कर्व भी बोलते हैं, यहाँ पे आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें याद रखनी है कि इसको कौन से नाम से जाना जाता है। आगे इसकी बात करें तो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं इसके एजम्पशंस। इसके कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं। सबसे पहले कि हम यहाँ पे 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, जैसे कि लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, हमने 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया। यहाँ पे कांस्टेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। कोई भी टेक्निक्स हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, इट इज़ एज्यूम दैट कि हमारे यहाँ पे कांस्टेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। डिविजिबल फैक्टर होता है, मतलब कि हमारे जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है, वो स्मॉलर क्वान्टिटीज़ में यूज़ किए जा सकते हैं। देन इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे टेक्निकल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है जस्ट इन द केस ऑफ वेरिएबल फैक्टर, नॉट इन द केस ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, हमारी टेक्निकल सब्सटीट्यूशन हो सकती है बट जस्ट इन द केस ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देन उसके बाद एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस। प्रोड्यूसर्स जो है वो एक ऐसे एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस के ऊपर आते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको अच्छी अमाउंट ऑफ उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके और उनको एफिशिएंट जो है, उनकी एफिशिएंसी जो है वो हायर हो सके। तो इसलिए यहाँ पे एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ बेसिक इसकी एजम्पशंस हो गई। आगे बात करते हैं इसके आइसोक्वांट स्केड्यूल के बारे में। इसका शेड्यूल कैसे बनता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेते हैं। जैसे कि हमने लेबर और कैपिटल के डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशंस लिए, हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट जो है वो सेम मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें 100 ही आउटपुट मिलेगी। अगर हम 90 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाएंगे और 10 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाएंगे तब भी मुझे 100 आउटपुट मिलेगी। अगर मैं 60 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाऊंगी, 20 यूनिट ऑफ लेबर लगाऊंगी, तब भी मुझे 100 का ही जो है आउटपुट मिलेगा। तो मुझे जो आउटपुट है वो सिमिलर ही मिलेगा हर एक कॉम्बिनेशन पे। ये अब मेरी मर्जी है, या मतलब बेसिकली एक प्रोड्यूसर की जो है मर्जी है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करेगा जो उसके लिए बेस्ट एफिशिएंट है। ठीक है, जो उसके लिए बेस्ट, मतलब उसके लिए एक उसको हायर सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो दिस इज द आइसोक्वांट स्केड्यूल। आगे बात करते हैं स्लोप के बारे में। तो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व बेसिकली क्या होता है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है, या इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें आइसोक्वांट कर्व की स्लोप की, यहाँ पे हम एक इनपुट को जो है वो सब्सटीट्यूट करते हैं दूसरे इनपुट की जगह। ठीक है ना, अगर मैं लेबर को जो है वो अगर बढ़ा रही हूँ तो मुझे कैपिटल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास उतना ही आउटपुट में जो उतनी ही मिलेगी। जितना भी मैं चाहे अगर लेबर ज़्यादा लगा लूँगी मुझे कैपिटल कम करना पड़ेगा, कैपिटल ज़्यादा लगा लूँगी लेबर कम करना पड़ेगा। तो ये मुझे इस तरीके से मुझे सब्सटीट्यूशन इस हिसाब से करनी पड़ेगी। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ इनपुट y फॉर इनपुट x मे बी डिफाइंड एज द rate at which y can be substituted for x keeping the level of output same या constant। यहाँ पे level of output जो है वो हमारा constant ही रहेगा। एक छोटी सी डेरिवेशन है और ये जो है फॉर्मूला है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा के. डेल्टा के इज चेंज इन कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर. लेबर के चेंज होने पे कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. अगर हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा टीपी यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, टोटल प्रोडक्टिविटी. तो टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय डेल्टा के विच इज कैपिटल इज इक्वल टू डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें डेल्टा टीपी ओवर डेल्टा के को हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं और डेल्टा टीपी ओवर डेल्टा एल को हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बोलते हैं. सॉरी, आई थिंक आई हैव यस. तो इसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बोलते हैं. अगर हम इन दोनों को अब इक्वेट करेंगे तो अगर आप देखो यहाँ पे हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंटू डेल्टा के इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटू डेल्टा एल, ये हमारा आ जाएगा. अगर हम इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा डेल्टा के ओवर डेल्टा एल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू वेजेस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. हम जानते हैं कि लेबर जो है वो वेजेस जो है उनका साइन होता है एंड कैपिटल जो है उसके ऊपर हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन. तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई है कि जो हमारा डेल्टा के ओवर डेल्टा एल है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है. तो ये चारों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में हमारे आती हैं. अब आता है आइसोक्वांट मैप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारे इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो पूछा जाता है. तो अगर हम आइसोक्वांट मैप की बात करें इट इज़ मोस्टली सेम एज इंडिफरेंस कर्व. जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि हमारा जितना ज़्यादा हायर जो कंज्यूमर है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा उतना ही हमारा मतलब जैसे जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व हायर जाता रहेगा तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा हायर मिलती रहेगी. मतलब उसके लिए जो एफिशिएंसी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी. यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी ऐसा ही है. जैसे जैसे हमारा आइसोक्वांट कर्व जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, हायर लेवल पे जाता रहेगा, हमारा लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज होता रहेगा, साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी. अगर हम इसके स्लोप्स की बात इसके कर्व की बात करें तो ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है. और दो आइसोक्वांट कर्व एज सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. आइसोक्वांट कर्व और इंडिफरेंस कर्व दोनों ही इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. ये तो हमने पढ़ लिया कि हायर आइसोक्वांट कर्व होगा तो हमारा हायर लेवल ऑफ आउटपुट होगा, ठीक है. अब बात करते हैं आइसोकॉस्ट लाइन की. आइसोकॉस्ट लाइन भी जो है सेम ऐसी ही होती है. जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम बात करें, हम वहाँ पे बजट लाइन पढ़ते हैं. यहाँ पे हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बात करें तो यहाँ पे हम आइसोकॉस्ट लाइन पढ़ते हैं. यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में यूजुअली हम आइसोकॉस्ट लाइन पढ़ते हैं. इसमें इसका मतलब क्या होता है, आइसोकॉस्ट लाइन बेसिकली क्या होती है, ये भी वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स जो है it shows the various combinations of factors that will result in the same level of total cost. मतलब जो भी हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स यूज़ करेंगे हमें हमारे जो कॉस्ट है लेवल ऑफ हमारी लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट है वो सेम रहेगी. मतलब कि हम एक्सपेंडिचर उतना ही कर सकते हैं, हम अपने कॉम्बिनेशंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं बट हम अपनी कॉस्ट में चेंज या एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं कर सकते. प्रोड्यूसर अपना कॉस्ट जो है उसने अपना जैसे काइंड ऑफ बैरियर रखा हुआ है, काइंड ऑफ उसने अपनी बजट बनाया हुआ है कि इतनी कॉस्ट ही मैं लगा सकता हूँ, इतने लेवल ऑफ आउटपुट इतना ही लेवल ऑफ आउटपुट के लिए मैं इतनी ही कॉस्ट लगा सकता हूँ, ठीक है. तो वो लेबर या कैपिटल में जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चूज़ करेगा. जैसे अब बात करें इसके स्केड्यूल के बारे में तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे 100 ही है, ठीक है. हर जगह जो है 100 है. अब मुझे लेबर की यूनिट्स और कैपिटल की यूनिट्स इस हिसाब से लगानी है कि मुझे 100 एक्सपेंडिचर ही हो कि या मेरा कॉस्ट जो है वो 100 तक ही पहुँचे. तो जैसे मैंने मान लो कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में अगर देखो तो इसके साथ साथ हम ये मैप भी पढ़ेंगे ये कैसे बना है हमारा, ठीक है. ये आइसोकॉस्ट लाइन कैसे बनी है तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेबर जो है हमारी 10 रुपीज़ है पर यूनिट एंड कैपिटल जो है 20 रुपीज़ है पर यूनिट. तो यहाँ पे अगर देख लो हमने 10 × 10 करें तो यहाँ पे 100 आ जाता है, ठीक है ना. 10 यूनिट्स ऑफ हमने लेबर ली मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू
मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हमने 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लिया मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 इंटू 10 4 यूनिट्स ऑफ लेबर लिया, तो यहाँ पे 40 एंड 3 इंटू 20 दैट इज 60, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 इंटू 10 दैट इज 20 और यहाँ पे 4 इंटू 20 दैट इज 80। तो हमें मिला के जो है अगर हम देखें यहाँ पे 100 ही हमें मिल रहा है, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल कॉस्ट जो है हमारी 100 ही पहुँच रही है। तो ये हमारा आगे जो है हमने इन जो पॉइंट्स हैं इनको अगर हम डॉट करें, ठीक है, अपने कर्व के ऊपर, अपने ग्राफ के ऊपर, तो इन सब पॉइंट्स को मिला के, इन सब कॉम्बिनेशंस को मिला के मुझे जो है क्या मिल रहा है, अपनी आइसो कॉस्ट लाइन मिल रही है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे आइसोकॉन्ट कर्व जो है वो टेंजेंट होता है आइसो कॉस्ट लाइन के साथ, ठीक है। ये हमारा आइसोकॉन्ट तो ये हमारा जो है आइसोकॉन्ट कर्व है, ठीक है, और ये जो है हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है मिल रही हैं, जहाँ पे ये टेंजेंट हो रही हैं, वहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा। और ये जो है केस जो है यूनिक फर्म केस है, ठीक है, या वन कॉमोडिटी केस कह सकते हैं इसको, या यूनिक फर्म केस बोल सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम फॉर मल्टी प्रोडक्ट फर्म। मल्टी प्रोडक्ट फर्म मतलब कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा फर्म्स है तो कैसे होगा? तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं आइसो रेवेन्यू लाइन। यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है कि अगर हमारे आइसो रेवेन्यू लाइन है जो है, अगर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो टेंजेंट होता है आइसो रेवेन्यू लाइन के साथ, तो वहाँ पे ही हमारा जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बनता है। तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो अगर हम पहले दोनों को जो है हम पढ़ लेते हैं, क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और क्या होता है आइसो रेवेन्यू लाइन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस गिवन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब कि हमारी जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है और हमने जो 2 गुड्स जो है वो गुड एक्स एंड गुड वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चूज़ करने हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो जो है हाईएस्ट, मतलब एफिशिएंट प्रोडक्शन करने के लिए हमें 2 कॉम्बिनेशंस इस तरीके से यूज़ करने हैं ताकि हमें मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। अब आइसो रेवेन्यू लाइन क्या होती है? इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स प्रोड्यूस्ड विच जनरेट द इक्वल रेवेन्यू। यहाँ पे जो है हमारे रेवेन्यू इक्वल होते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जो गुड्स जो है वो यूज़ करनी पड़ती है, जैसे गुड एक्स एंड गुड वाई। तो हमें कॉम्बिनेशन इस तरीके से बेसिकली चूज़ करना पड़ेगा कि जो है हमें एफिशिएंट प्रोड्यूसर को जो है वो एफिशिएंट जो है वहाँ से रेवेन्यू अर्न हो सके और उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। तो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और आइसो रेवेन्यू लाइन का बेसिकली काइंड ऑफ सेम मतलब है, बस ये है कि हमारी आइसो रेवेन्यू लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो यूजुअली जो है हमारे कनकेव शेप का होता है। तो ये अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है कनकेव शेप में, ये जो है हमारा कनकेव शेप में है, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे भी जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा अबाउट द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गुड विच इज सेक्रीफाइस्ड टू प्रोड्यूस 1 more यूनिट ऑफ द अनदर गुड। यहाँ पे क्या हम करते हैं, 1 यूनिट एक्स्ट्रा मतलब अगर मैं x की एक्स्ट्रा 1 यूनिट को मैंने चूज़ करना है तो मुझे y की जो है एक गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे अगर देखो, पहले अगर हम इसके पॉइंट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50, लास्ट 50 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा भी 10, 20, 30, 40 एंड 50। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस पॉइंट पे आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 से 30, तो मुझे अपने गुड वाई को इस तरीके से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि अल्टीमेटली मुझे क्या मिले, यहाँ पे जो है गुड एक्स, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स जो है वो मैं ले सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड एक्स
फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स इज सेक्रीफाइस्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ गुड अनदर गुड विच इज़ गुड वाई और गुड एक्स वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको समझना है। आगे जो है अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें यही है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो यही जो है ये इसका फॉर्मूला है। तो ये जो है हमारा आज का जो है क्लास था। ये काफ़ी शॉर्ट क्लास है, इसमें हमने जो है बस इतना ही पढ़ना है। यही जो है मेजर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें एक बार डिस्कस करी हैं। तो आइसोकॉन्ट कर्व की बात करें तो हमने आइसोकॉन्ट कर्व के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके डिफरेंट नेम्स के बारे में पढ़ा, कौन से नाम से उसको जाना जाता है, एजम्पशंस के बारे में पढ़ा, आइसोकॉन्ट स्केड्यूल के बारे में पढ़ा, स्लोप के बारे में पढ़ा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन के बारे में हमने बात करी, उसकी डेरिवेशन करी, उसका फॉर्मूला के बारे में बात करी। देन हमने आइसोकॉन्ट मैप के बारे में बात करी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी, आइसो कॉस्ट लाइन के बारे में बात करी, उसके जो है हमने उसको ड्रॉ किया। देन उसके बाद हमने उस प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम फॉर वन फर्म एंड देन मल्टी फर्म के बारे में बात करी, जिसमें हमने आइसो रेवेन्यू लाइन, हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पे पढ़ा, जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हमारा टेंजेंट होता है आइसो रेवेन्यू लाइन के साथ। देन हमने लास्टली इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड जो है एट द एंड हमने पढ़ा, हमने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। तो ये जो है हमारा आज की क्लास का जो है क्रक्स था। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। सो अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।